आपने लंबा संघर्ष किया और अब संसद का रास्ता खुल गया है। आपके राजनीतिक जीवन में ये पड़ाव है या मंजिल? अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ हूँ। अभी से आप मंजिल ढूंढने लगे। मंजिल तो बहुत दूर है। मंजिल तो है बहुजन महापुरुषों का सपना जो है उसको पूरा करना मंजिल है। अभी तो मैंने उसकी एक ईंट लगाई है। जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने छोड़ा या उनसे पहले ज्योतिबा फूले ने छोड़ा, फिर साहू जी महाराज ने, फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने, फिर मान्यवर काशीराम साहब ने, फिर बहन जी ने जहाँ छोड़ा वहाँ से एक ईंट लगी है अभी। अभी तो इसमें कई सौ ईंट लगनी बाकी है। इस देश में बहुजन राज आएगा, हकवंचित समाज के लोगों का की पार्टी सत्ता में आएगी और उनके जरिए उनके जीवन में बदलाव होगा। जो आज़ादी के बाद अब तक नहीं हुआ वो होगा। इस देश में जितनी सम्मान का जीवन और लोगों के लिए उतना ही दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाइयों के लिए भी होना चाहिए। महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए भी होना चाहिए। हम इंसान हैं। हमारी जो समस्या है उनको भी सरकार को सुनना चाहिए, उन पर भी काम करना चाहिए। हम सिर्फ वोटर नहीं हैं, हम जानवर नहीं, हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अभी तक आपका जो रास्ता है वो संघर्ष का रहा है। आप सड़कों पर रहे हैं कई बार, जैसा आपने बताया, आपने लाठियां भी खाई हैं, लेकिन अब आप सांसद हैं। भारतीय लोकतंत्र के जो सबसे अहम व्यवस्था है उसका हिस्सा हैं। तो क्या आपके तेवरों में बदलाव आएगा? आगे आपकी दिशा क्या होगी? सर, ये तेवर जो हैं अम्बेडकर वादियों के तेवर हैं। ये जय भीम, जय मंडल, जय जोहार वालों के तेवर ये बदलते नहीं हैं। ये तेवर मिट तो सकते हैं समय के साथ। जब हम ही नहीं रहेंगे तो तेवर नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक हम हैं तब तक तो तेवर रहेंगे सर। और तेवर रहने भी चाहिए, क्योंकि हमने जो कुछ भी पाया है वो संघर्ष से पाया है। हमें रोकने के लिए जिस तरह घेराबंदी की गई वो इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि कोई भी अगर कुछ करना चाहता है तो उसको रोकने के लिए सिर्फ सत्ता में बैठे लोग नहीं, विपक्ष के लोग भी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। लेकिन आज मेरी किसी से शिकायत नहीं है। जब टाइम्स मैगजीन में मेरा नाम आया था तो मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि मैं इस बात को साबित करूं। तो बहुत लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। कोई कहता था मैं पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकता, कोई कहता मैं प्रधान का चुनाव जीत सकता, लेकिन जबकि ये सच नहीं था। आज भी हमारी पार्टी के बहुत सारे जिला पंचायत सदस्य, हमने कई विधानसभा के चुनाव भी जो हैं जिन लोगों के साथ हम थे उन्होंने जिताया। लेकिन सबकी नज़र ये थी, क्या आपको मध्य प्रदेश का चुनाव याद होगा, असेंबली का, जनरल असेंबली का, बहुत कम वोटों से हम लोग, हमारे एमएलए जो जीत नहीं पाए। राजस्थान में कई एमएलए हमारे ऐसे थे जो बहुत कम वोटों से हारे, कुछ 5,000 से, कुछ 7,000, कोई 11,000 से, और 10 सीटों ज़्यादा हम दूसरे नंबर पे थे। लेकिन किसी ने हमारा संघर्ष नहीं देखा। सब लोग सोचते थे कि रिजल्ट आएगा तो माना जाएगा कि आज़ाद समाज पार्टी कुछ कर रही है। तो पहली बार आज़ाद समाज पार्टी का रिजल्ट आया तो अब लोगों के मन में उम्मीदें बढ़ी हैं। और तेवर हमेशा वही रहेंगे, जुल्म के खिलाफ बगावत है। अन्याय कोई करेगा तो उसकी खैर नहीं, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। सरकार किसी की हो, स्टेट कोई हो, ना ही किसी से दोस्ती, ना ही किसी से बैर। चंद्रशेखर जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की अहम भूमिका रही है। दशकों तक सत्ता तक पहुंची हैं और सत्ता के केंद्र में रही हैं। लेकिन अगर हम पिछले कुछ चुनावों को देखें तो प्रदर्शन वैसा नहीं रहा है। इसी लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई है। बहुत से विश्लेषक ये मान रहे हैं कि भारतीय राजनीति में दलित पॉलिटिक्स की जो जगह है, दलित नेतृत्व की जो जगह है, वो खाली है। क्या ये माना जाए कि चंद्रशेखर अब उसको भरने के लिए तैयार हैं? प्रिय साथी, आप मुझे बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं। मान्य बहन जी जितना समाज को दे सकती थी उन्होंने दिया, बहुत काम किया उन्होंने। मैं हमेशा उनका आशीर्वाद, सहयोग मुझे मिलता रहा। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। लेकिन अब समाज भी ये महसूस कर रहा है कि जितना बहन जी करके गई थी वो समाज के लिए पर्याप्त नहीं है, उससे ज़्यादा होने की ज़रूरत है। और वो तभी संभव है जब उस बात को मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। 2022 में समाज ने मुझसे कहा था कि इस बार हम आपके साथ नहीं, बहन जी के साथ रहेंगे, क्योंकि उनको चीफ मिनिस्टर बनाना है। समाज को लगता था कि बहन जी जो है आगे बढ़ सकती है। उसके बाद कई उपचुनाव हुए, समाज ने मेरे कहे से वोट दिया। फिर विधानसभा के चुनाव हुए, समाज ने मेरे कहे से वोट दिया, राजस्थान और मध्य प्रदेश के। और अब लोकसभा चुनाव में भी हम 2 सीटों पर लड़े हैं। पहला जहाँ मैं खुद लड़ा वहाँ बीएसपी को 1% वोट मिला। आप चेक कर लो, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। दूसरी बात, हम दूसरा चुनाव लड़े डुमरियागंज में, जो हमने 4 दिन पहले फैसला लिया, जबकि चुनाव बिल्कुल बाईपोल हो गया था। क्या तो ईस्ट अलायंस को वोट दे रहे थे, ईस्ट अलायंस को, और मीडिया भी यही दिखा रहा था, और किसी प्रत्याशी को दिखाने को राजी नहीं था। यही दिखा रहा था मीडिया कि क्या तो इनको वोट जा रहा है, इनको जा रहा है।
लेकिन वहाँ भी हमने 80,000 से ज़्यादा वोट प्राप्त किए। ये इस बात का उदाहरण है कि आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने जो मेहनत की है और पिछले लंबे समय से भीम आर्मी के लोगों ने जो संघर्ष किया है वो लोगों के दिलों में उसने जगह बना ली है। 80,000 वोट कम वोट नहीं होता। आप सोचें कि अगर हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ते और अपना जो बेस वोट है संगठन का उसको ले जाते तो इंडिया अलायंस कम से कम 35 सीटें उत्तर प्रदेश में हार जाता। तो वो चाहे मेरा धन्यवाद कर सकते हैं, लेकिन मैं उनको कोई बाध्य नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपनी ड्यूटी अदा की, जो संविधान के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, जो देश के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, जो संविधान विरोधियों के प्रति जो को सबक सिखाने की मेरी जिम्मेदारी, मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा की। अब बात कर रहे हैं आप दलित नेतृत्व की। पहली बात, जाति व्यवस्था हम लोगों ने नहीं बनाई है, तो कब तक जो है ये मीडिया हमें जाति के चश्मे देख के दलित नेता पुकारता रहेगा। आप जाति व्यवस्था के आधार पर मुझे दलित नेता कह रहे हैं, तो मैं तब मानूंगा बीबीसी के लोगों को जब वो मोदी जी को उनकी जाति का नेता कहें, अमित शाह जी को, राहुल गांधी जी को, अखिलेश जी को उनकी जाति का नेता कहें। इस चरित्र को मीडिया को बदल लेना चाहिए। कल प्रधानमंत्री जब संविधान को नमन किए तो मुझे ये एहसास हुआ कि अभी तो एक अम्बेडकरवादी संविधान सभा में आया, देखिए कैसा बदलाव हो रहा है। जब आज़ाद समाज पार्टी के जरिए सैकड़ों अम्बेडकरवादी आएंगे तब देखिएगा हर आदमी संविधान को मानेगा, संविधान के हिसाब चलेगा। जो जैसे आपकी आज़ाद समाज पार्टी है या बीएसपी को ही ले लीजिए, कई बार क्या होता है राजनीतिक विश्लेषक हों या जो टिप्पणी करने वाले हैं अक्सर उन्हें किसी न किसी बड़े दल की बी टीम बता देते हैं। भारतीय राजनीति में जो आप जैसे बहुजन दल हैं जो शोषित वर्ग की बात करते हैं, उन्हें ए टीम बनने में कितना वक्त लगेगा? देखिए सर, ऐसा है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति आज़ादी है, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन किसी के बाप की बपोती तो है नहीं। रानी के पेट से तो राजा नहीं पैदा होता लोकतंत्र में। जिसको जनता साथ देती है वही राजा बन जाता है। काशीराम साहब जब आंदोलन चलाए, कितनी भी टीम कहे, लेकिन अपनी उंगली पे नचा दिए पूरा लोकतंत्र। जिसको चाहे चीफ मिनिस्टर बना दिए, जिसको चाहे प्राइम मिनिस्टर बना दिए। देखो ऐसा है, जो लोग राजतंत्र में लंबे समय से राज सत्ता में थे, जब लोकतंत्र आया तो उनकी चूल्हे हिल गई। उनको लगा कि अब क्या होगा, अब तो गरीब लोग, अछूत लोग, शूद्र समाज के लोग, हक वंचित समाज के लोग दलित पिछड़े भी कुर्सी पर बैठेंगे। तो वो ये साजिश की है कि भाई लोकतंत्र में भी हम ही मालिक बने रहना चाहिए, इसलिए पक्ष और विपक्ष वही रहते हैं। अब समय समय पे मेरे जैसे लोग आते रहते हैं, उनकी कुर्सियाँ हिलाते रहते हैं, अपने लोगों को बिठाते रहते हैं। तो हम अपना काम करेंगे। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, अच्छा आप सोचो, अगर हम 2 ही सीटों पे क्यों लड़े? पर्चा तो भरवाना था ना, बाकी तो हमारा संगठन था ना। तो ए बी टीम कहना सब भूल जाते। लेकिन आप ये बताओ, क्या दलित समाज के वोट के बगैर जीते हैं विपक्ष के लोग? अगर किसी में हिम्मत हो तो हाथ खड़ा करके कहें कि हम इनके बगैर जीते हैं। कोई एक आदमी खड़ा हो कहे, अगर बिना हमारे समर्थन के जीते तो हाथ खड़ा करके देखे, अगली बार देखेंगे वो जीत जाएगा क्या? वो यहाँ पार्लियामेंट छोड़ो, अगर असेंबली में भी घुस गया, जिसके अंदर इतनी हिम्मत हो, हाथ बड़ा खड़ा करके बताया कि बिना हमारे दलित पिछड़ों के भी जीता के कोई, बिना मुसलमानों की कुर्बानी की जीता को। मुझसे उठवा दो, यूपी के जितने लोग चुन के, अगर एक उठा के कह दे, फिर मैं लूँगा जवाब उनसे। ठीक है, हमारी मोहब्बत को बेवफाई मत समझो सर। हम संविधान से प्यार करते हैं और संविधान, आरक्षण और अपने अधिकारों को बचाने के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है। लेकिन मैं आपसे जो कह रहा हूँ आप सुनना, अगर किसी इंस्टीट्यूशन में किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, किसी भी वर्ग के बच्चे के साथ अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होगा, जैसे रोहित वेमुला के साथ हुआ, जैसे पायल तडवी के साथ हुआ, तो आप ये देख लेना उस इंस्टीट्यूशन वाले की खैर नहीं है। किसी भी कर्मचारी को, अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, माइनॉरिटी कर्मचारी को अगर जाति और धर्म के नाम पे सताया गया डिपार्टमेंट में, तो उस डिपार्टमेंट में सताने वाले अधिकारी की खैर नहीं है, ये बात आप समझ लेना। आरक्षण और संविधान के खिलाफ बहुत टिप्पणियाँ हमने यहाँ सुनी, कोई जला देता है, कुछ कर देता है। अब अगर किसी ने ऐसी गलती की तो उसको जेल में जाने से कोई नहीं बचा पाएगा, चाहे सरकार उसके पीछे खड़ी हो, आगे खड़ी हो। अगर कोई महिलाओं पे शोषण करेगा और शोषण करके सोचेगा कि हमें कोई बचा लेगा, तो बच नहीं पाएगा। अब आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है, और आप देखना आने वाले जितने उपचुनाव हैं वो सबको पीछे छोड़ते हुए आगे निकलने का काम करेंगे। अभी आप देखना उत्तर प्रदेश में भी कि विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व तो 6 महीने के अंदर होगा। अभी आप राजनीतिक नतीजों की बात कर रहे थे। देश में 2 बड़े गठबंधन लड़ रहे थे, एनडीए और इंडिया। आप ही लोग तो चलाए सब जी, अगर आपको मौका मिला या बातचीत आपकी चल रही हो तो आप किस तरफ जाएंगे? सर, हम तो पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता हैं।
आप लोगों के मित्र हैं, पार्टी अपना काम कर रही है, हम अपना काम करें। हमें नगीना के लोगों ने चुन के भेजा है, हम नगीना के लोगों के प्रति जब उत्तरदायी हैं, नगीना के लोगों के लिए दिन रात एक करेंगे, संघर्ष करेंगे और नगीना के लोगों के लिए के हितों में बेहतर क्या हो सकता है उसके लिए तमाम जिसकी भी सरकार बनेगी उनसे जाके तार्किक रूप से अपनी बात रखे, क्योंकि हमने भी, हमारे लोगों ने भी टैक्स दिया है और हमारे लोग भी टैक्स देंगे, तो वो पैसा जो टैक्स का इनके पास आने वाला सरकार के पास वो जनता के हितों के लिए लगे, उसके लिए रोज़ संघर्ष करेंगे सर। हम अपना काम करेंगे। हमने देख लिया, हमें हराने के लिए विपक्ष भी बहुत ज़ोर से लगा हुआ था, सत्ता पक्ष से तो हमारी लड़ाई थी। हम समझ गए हैं कि हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है अपने पैरों पे। हम किसी के सहारे पे नहीं रहेंगे, हम जनता के सहारे पे रहेंगे। और जनता ने एक संदेश भी दे दिया, जो गठजोड़ नगीना में हुआ अगर वही गठजोड़ उत्तर प्रदेश में बन जाए तो उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? हम मेहनत करेंगे सर। अपना संगठन हम पे है, मजबूती से काम करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, भाईचारा बनाएंगे और इस लड़ाई को धरातल पे लेके जाएंगे। हम कोई बैठने के लिए पार्लियामेंट थोड़ा आएंगे, जितने दिन पार्लियामेंट चलेगा यहाँ रहेंगे, उसके बाद सड़कों पे रहेंगे। अभी जो नतीजा आया है, अगर इस पे आप विश्लेषण करें, आप इसको कैसे देख रहे हैं? हम अपनी पार्टी का विश्लेषण कर रहे हैं सर। जो देश में नतीजा आया है, देश में नतीजे तो भाजपा के बिल्कुल खिलाफ में होते। भाजपा 200 पार नहीं करते अगर विपक्ष जो है स्वार्थी ना होता, अपने अपने बारे में ना सोचता, दूसरों के बारे में भी सोचता और देश के बारे में सोचता। जब मुंह से कह रहा था अगर उनके दिल में भी होता तो आज परिणाम कुछ और होते, क्योंकि 100 सीटों के लगभग ऐसी सीटें हैं जो बहुत 1 लाख से कम मार्जिन से जीती हैं भाजपा। तो ठीक है, उनको अपनी पार्टी अपने संग। अच्छा बताओ कैसा अलायंस है? पंजाब में एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं, बंगाल में एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं और वैसे अलायंस है। मुझे याद है पिछली बार मैंने जब आपका साक्षात्कार किया था, आपने कहा था मैं बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। वो लाइन आज भी बरकरार है? अभी थोड़ी देर पहले गए हम कि अगर प्राइम मिनिस्टर भी भाजपा बनाती तो भी नहीं जाएंगे। हम वैचारिक लोग हैं सर, राजनीति सुख सुविधा के लिए नहीं कर रहे, अपने लोगों में मनोबल पैदा करने के लिए और अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। हमारी राजनीति ऐसे नहीं कि कांग्रेस के 40, मध्य प्रदेश के 20 मेंबर टूटे, भाजपा में चले गए, भाजपा की सरकार बन गई। राजस्थान के बहुत सारे मेंबर ढूंढते फिर थे किस तरह से हम सरकार बना लें। और हम ऐसे नहीं कि समाजवादी के 9 MLA हुए और साफ जाकर राज्यसभा में वोट दिया भाजपा को। हम ऐसे लोग नहीं हैं सर, हम वैचारिक लोग हैं और हम विचार की शक्ति से यहाँ तक पहुँचे और हमारा विचार हमारी शक्ति है। हम मिट सकते हैं, इसको छोड़ नहीं सकते हैं सर।